जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीडिया का दबाव कह लें, अपोजिशन का दबाव कह लें, अमेरिका में अपोजिशन का दबाव कह लें, या उन ममालिक का या उन मीडिया हाउसेस का दबाव कह लें जो ये समझते हैं कि ईरान का जोरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ, या ट्रंप साहब ने की जो साख है, ट्रंप साहब की जो अपनी साख है उसके ख़राब होने का दबाव कह लें। बिल आखिर पेंटागन ने एक वीडियो रिलीज़ की है, बल्कि मीडिया को दिखाई है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वीडियो दिखाई, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह हमारे B-2 बम्बार तैयारों ने ईरान की एटमी साइट्स को तबाह किया है। इस पर आज बात करनी है, और इस पर भी बात करनी है कि बिल बोर्ड लगे हैं तिल अबीब में, इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब में बिल बोर्ड लगे हैं, और इन बिल बोर्ड पर बड़े ही इंकशाफात भरा ये बिल बोर्ड है जो लगाया गया है, यानी पूरे तिल अबीब में लगाए गए हैं, जिसमें नेतन्याहू की तस्वीर है, सदर ट्रंप की तस्वीर है, और बाकी तस्वीरें कुछ कहानियाँ सुना रही हैं। उन्हीं कहानियों पर या उसी एक कहानी पर आज बात करनी है, और इस पर भी बात करनी है कि एक बार फिर भारत को शिकस्त हुई सफारती मुहाज पर, एक बार फिर भारत को शर्मिंदगी उठाना पड़ी सफारती मुहाज पर, और एक बार फिर पाकिस्तान की फतह हुई सफारती मुहाज पर। और मतलब मैं बात कर रहा हूँ शंघाई कॉन्फ्रेंस की, क्या हुआ वहाँ, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन इन तीनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसा होना था वैसे ही हुआ है, और जैसा होने की तवक्को थी वैसे ही हो रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस जो इमरान खान और बुशरा बीबी का है, वो वाहिद केस जिसमें बड़ा केस जिसमें सज़ा हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी को। बाकी तो उसमें भी 9 मई के केस भी चल रहे हैं, और भी ढेर सारे केस हैं, 200-250 केस हैं इमरान खान पर। तो 190 मिलियन पाउंड केस में के सज़ा के बाद इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, और ये केस मुसलसल लटक रहा है कई महीनों से। ज़ाहिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जजेस के तबादलों के बाद एक तरह से यही होना था जो हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने बिल आखिर आकर एक बार फिर कहा है कि हमें 4 हफ्तों का टाइम दिया जाए तैयारी के लिए, इस केस की तैयारी के लिए। ऐसे ही होना था कि सबसे पहले इमरान खान की दरख्वास्त, सज़ा के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहला मरहला ये होना था कि उस दरख्वास्त को सुना ही ना जाए, पेंडिंग रखा जाए, वैसा हुआ। दूसरा ये होना था कि उस दरख्वास्त पर एक कोई बेंच बने और उसमें तारीख़ पे तारीख़ दी जाए, वैसे ही हुआ। तीसरा मरहला ये होना था कि उस दरख्वास्त पे नोटिस जारी कर दिए जाएं और एक और तारीख़ दे दी जाए कि नैब भी हाज़िर हो तो इमरान खान के वकील भी हाज़िर हों, वैसे ही हुआ। चौथा मरहला ये होना था कि नैब ने कहना था कि हमने तो अभी इस पर अपनी टीम ही नहीं बनाई कि इस केस को जिस टीम ने लड़ना है वही हुआ। पाँचवा मरहला ये होना था कि नैब ने कहना था कि हमने टीम तो बना ली है, लेकिन अब इस केस की तैयारी के लिए हमें वक्त दिया जाए, वैसे ही हुआ। और फिर सबसे बड़ा मरहला ये होना था कि केस उन जजेस के पास लगे जिन जो जज बाहर से ट्रांसफ़र होकर आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वैसे ही हुआ। तो लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को वो कोई इस तरह का बड़ा रिलीफ मिलेगा, या इस तरह का आसानी से ये सारे मरहले हल तय हो जाएंगे। नहीं, 26वीं आईनी तरमीम जहाँ मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर का रास्ता रोकने के लिए ये लाई गई थी, जहाँ ये 26वीं आईनी तरमीम जुडिशरी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए लाई गई थी, वहीं 26वीं आईनी तरमीम का एक मकसद ये भी है कि इमरान खान के केसेस जो हैं, जब सज़ा होती है तो वो झट से लगते हैं और फिर उनके सज़ाओं पर फैसला आ जाता है, ये ना हो। तो वैसे ही हो रहा है। तो मज़ीद लटक गया 190 मिलियन पाउंड केस। और ये भी बताता चलूँ कि PTI के अंदर जो दंगल है अली अमीन गंडापुर साहब का और अलीमा खान साहबा का, वो जारी है। और वो मैंने कहा है ना कि जैसे
कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कोई शहर दे लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन दा शौक भी सी। मुनीर नियाज़ी साहब की एवरग्रीन नज़म या शायरी। तो पीटीआई भी वही कर रही है कि कुछ ब्रूटस भी हैं, रॉन्ग नंबर भी हैं, कुछ जबर भी हैं, हालात की सख्तियाँ भी हैं, और कुछ लंबी लंबी ज़बानें भी हैं आप पीटीआई वालों की जो आपस में लड़ी जा रहे हैं, वो जारी है। और ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तानी सियासत में कोई बड़ी मेजर तब्दीली अब भूल जाइए। अब ये कि कोई तहरीक से, किसी इhtजाज से, किसी जलसे से, किसी जलूस से कोई इस निज़ाम को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ये भूल जाइए। फील्ड बाकायदा सेट हो चुकी है। अब वो जो कहते हैं ना, अयूब ख़ान, जो बाबों से जब हम सुनते हैं तो वो कहते थे कि अयूब ख़ान जब आया तो हमें लगा कि अब तो ये पता नहीं अयूब ख़ान साहब जब तक ज़िंदगी यही रहेंगे। फिर अचानक वो जाना पड़ गया उनको। ज़िया-उल हक़ साहब आए तो लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी कि बस जी अब तो फिर ज़िया-उल हक़ साहब जब तक हैं तो हैं। फिर ज़िया-उल हक़ साहब को जाना पड़ गया। परवेज़ मुशर्रफ आए तो एक वक्त था कि लगा कि बस अब परवेज़ मुशर्रफ ही हैं, लेकिन फिर बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ आ गए। तो इस तरह का अगर कुछ हो जाए तो शहबाज शरीफ हुकूमत या ये कोई अगर कोई मोजज़ा, कोई बरकत हो जाए तो चली जाए, वरना शहबाज शरीफ साहब तो या मरियम नवाज़ साहबा या बिलावल भुट्टो तो इससे अगली टर्म की उम्मीद लगा कर भी बैठे हैं। बिलावल भुट्टो साहब की तैयारी भी जारी है, मरियम नवाज़ साहबा भी इस रेस में शामिल हो गई हैं, और शहबाज शरीफ साहब को ये पता है कि उनकी ये आखिरी टर्म है, लेकिन उनके अंदर भी एक ख्वाहिश है। ज़ाहिर है, कौन है जो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहेगा इस मुल्क का। तो ये ज़हनों में रहे। खैर, वापस आते हैं अपने मौज़ूआत पर, और पहला मौज़ू वही है कि पेंटागन ने वो एक वीडियो रिलीज़ की है। ये साथ आप वीडियो देख रहे होंगे, और वीडियो ये है कि मैंने जैसा कहा है कि मीडिया का दबाव, या ट्रंप साहब ने बिल आखिर कहा कि यार ये जो CNN है या मीडिया है या बाकी कुछ लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ईरान का जोरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ ही नहीं है, तो ज़रा इनको दिखा दें। तो पेंटागन ने बंकर बस्टर बम की तबाही के सबूत पेश कर दिए हैं, फुटेज जारी की है जिसमें दिखाया गया है। ये साथ आप फुटेज देख रहे हैं कि 30,000 पाउंड वज़नी जो बंकर बस्टर बम जो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए थे, वो ज़मीन के अंदर गहरे मजबूत अहदाफ को किस कामयाबी के साथ तबाह करते हैं, या किस कामयाबी के साथ अपने हदफ की तरफ जाते हैं। ये वीडियो साथ देखते रहिएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि GBU-57 सीरीज़ का MOP मैसो ऑर्डिनेंस जो बम है, एक हदफ से टकरा रहा है और फिर एक शाफ्ट के ज़रिए एक रोशन आतिश फशां निकल रहा है, यानी उस बम गिरता है, अंदर ज़मीन में दाखिल होता है। टेक्नोलॉजी देखिए, हम मुस्लिम उम्मा अभी इत्तेहाद पे भी नहीं आई, और दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ चली गई। वो मैं एक सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि हम इमारतें ऊंची बना रही हैं, बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा, दूसरी इमारत एक और मुल्क बना रहा है उससे ऊंची, कोई बना रहा है बड़े बड़े बाग, कोई बना रहा है बड़ी बड़ी झीलें, कोई बना रहा है बड़े बड़े बाज़ार। और जो मगरब है वो टेक्नोलॉजी में, साइंस में, तिब में, चांद पे, सूरज पे, हम इधर नीचे बागात में और दुनिया को रंगीन करने में लगे हुए हैं, वो दुनिया मुसख्खर करने में लगे हुए हैं। देखिए कैसे बम दाखिल होता है अंदर और कैसे अपने हदफ को तबाह करता है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल डैन केन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें ये अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने पहले बात की और कहा कि ये झूठ है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। और उसके बाद जनरल डैन केन ने प्रेस ब्रीफिंग में वो फुटेज दिखाई कि आम सतह के बम के बरक्स आपको इतना बड़ा गड़ा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये बम गहराई में जाकर काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। फर्दू न्यूक्लियर तनसीब के हर जो फेंके गए थे बम, नतंज़ और अस्फ़ान पर जो फेंके गए थे बम, 3 साइट्स पे, जोरी साइट्स पे ईरान की पे अमेरिका ने बमबारी की थी, नतंज़, अस्फ़ान और फर्दू। तो दिखाया गया कि इस तरह बम नीचे जाता है, ऊपर से गड़ा
वो पड़ता है, बम नीचे जाता है और फिर नीचे फटता है और फिर नीचे ज़मीन में, ज़ेरे ज़मीन में जाकर सब कुछ तबाह कर देता है। आपके ज़हनों में होना चाहिए कि जो हसन नसरुल्लाह हिज़्बुल्लाह के सरबराह थे, उनको भी एक ऐसे ही बम ने इसी तरह की लेकिन कम वज़नी बम ने इसी तरह से नीचे जाके पहले वो ज़मीन, वो बंकर को जो वो नीचे जाता है, बंकर सारे चीरता हुआ फिर नीचे जाके फटता है, और जब वो फटा तो उस धमाके और उसकी गैस की वजह से हसन नसरुल्लाह साहब की मौत हुई। तो बिलाखिर पेंटागन ने, मतलब अमेरिका ने फुटेज दिखा दी है, और उनका कहने का मकसद ये है, फुटेज दिखाने का मकसद ये है कि भाई ये अब शकूक व शुबात पैदा करने बंद करो कि ईरान का जोरी प्रोग्राम है। ईरान का जोरी प्रोग्राम तबाह हो चुका है, ईरान कई दहाइयाँ पीछे जा चुका है। तो ये तो तय है कि यूरेनियम जो ईरान की थी वो महफूज है, ये भी तय है कि कई साइट्स महफूज हैं, ये भी तय है कि ये जो 3 साइट्स जिन पर बमबारी की है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, और ये ईरान ने खुद माना है। अब कितनी तबाही हुई है, क्या कुछ तबाह हुआ है, ये तो तब भी सामने आएगा जब इसका इब्तदाई तखमीना लगाया जाएगा, जब नुकसानात का जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह ये बमबारी की गई है, इससे ये तासुर ज़रूर मिलता है कि कुछ भी बाकी ना रहा हो, लेकिन ये भी ज़रूर है कि कितना कुछ तबाह हुआ है इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं। तो जब बात की जाए अमेरिका की, इसराइल की, उनकी बमबारी की, तो तिल अबीब में इसराइल की बात कर लेते हैं। तिल अबीब में एक लगा है बोर्ड, और उस बोर्ड पर खैर से एक बड़ा बोर्ड है, और उस बोर्ड पर सदर ट्रंप साहब की ये 7 तस्वीर आप देख रहे हैं। सदर ट्रंप साहब की तस्वीर है, मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर है, नेतन्याहू की तस्वीर है, और बाकी अरब ममालिक के हुक्मरानों की, जिनमें मिस्र है, जिसमें उर्दन है, जिसमें शाम है, उन सारों की तस्वीरें हैं। अरब ममालिक की तस्वीरें हैं, और सदर ट्रंप साहब की तस्वीर है, नेतन्याहू की तस्वीर है, और ऊपर लिखा हुआ है द अब्राहम अलायंस, इट्स टाइम फॉर ए न्यू मिडल ईस्ट। मतलब जैसा कि सदर ट्रंप साहब ने कहा था कि गज़ा के मामले पर बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है, और अमेरिका ने कहा है कि आगे चलकर इसराइल के साथ वो मुल्क भी सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। तो लग ऐसे रहा है, कुछ हो जाए, डिफरेंट हो जाए तो वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस वक्त इन जो तिल अबीब इसराइल के दारुल हुकूमत में लगे बिल बोर्ड्स को देखा जाए, अब्राहम अलायंस को देखा जाए, ट्रंप साहब की बात को देखा जाए, अमेरिका जो कह रहा है उसको देखा जाए, तो लग ऐसे रहा है कि सारे अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, या उनके साथ सफारती तल्लुकात कायम करने जा रहे हैं, और एक न्यू मिडल ईस्ट का नक्शा सामने आ रहा है, एक न्यू जोग्राफियाई तारीख सामने नज़र आ रही है। और लग ऐसा रहा है कि इस सारे को मिडल ईस्ट में जंग बंदी होगी, मतलब इसराइल बमबारी रोक देगा गज़ा पर, गज़ा में फ़लस्तीनियों को जगह दे दी जाएगी, और 2 थ्योरी जो 2 नेशन वाली जो थ्योरी है उस पर अमल किया जाएगा। वैसे तो गज़ा की ज़मीन छीन ली गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, और उनको 50 साल लगेंगे दोबारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो लिहाजा उनको जो खंडर बनी चीज़ें हैं वो दे दी जाएंगी। कुछ जो एक अरब ममालिक हैं वो एक फ़ंड बनाएंगे, उस फ़ंड में पैसे इकट्ठे करेंगे, गज़ा की दोबारा तामीर होगी, बमबारी रुक जाएगी, और एक उजड़ा पुजड़ा फ़लस्तीन जो है वो फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया जाएगा। इसराइल जो है वो ज़ाहिर है शाम में उसकी हुकूमत, उर्दन में उसकी पसंदीदा हुकूमत, इराक़ में उसकी पसंदीदा हुकूमत, लीबिया में उसकी पसंदीदा हुकूमत, मिस्र में उसकी पसंदीदा हुकूमत, यूएई सऊदी अरब से उसके तल्लुकात, ईरान बमबारी हो चुकी, वो कई दिहाइयाँ पीछे जा चुका। तो लिहाजा इसराइल खित्ते का चौधरी होगा, और मुसलमान इस पे खुश होंगे कि गज़ा पे बमबारी रुक गई, उनको एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया अपनी वो जो जिस पे वो रह सकेंगे। वो एक अलहदा बात है कि कुछ अरसे बाद
इसराइल के तैयारे दोबारा आएँ और बमबारी कर जाएँ कि हमें लगा था कि हमास के जंगजू यहाँ छुपे हुए हैं, या वक्फे वक्फे से उनको उनकी औकात में रखते रहें। लेकिन पूरा अरब मुल्क ममालिक, पूरी अरब दुनिया इसराइल के साथ अलाइंस करने जा रही है। एक नया मिडल ईस्ट वजूद में आ रहा है। अब इस पे एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब ये हो जाएगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा इसराइल को, या सफारती ताल्लुकात बहाल कर लेगा, या पाकिस्तान भी अरब ममालिक के पीछे चलेगा, या जब हमारा मक्का मदीना इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात अगर कायम कर लेता है, मतलब सऊदी अरब, तो हम फिर क्या करेंगे, या हम अपनी पुरानी पोजीशन पर ही खड़े रहेंगे? ये बड़ा एक अहम सवाल है। ये सवाल भी आगे चलकर मज़ीद अहम हो जाएगा। मगर बताने का मकसद ये है कि न्यू मिडल ईस्ट के वाले जो बिल बोर्ड्स हैं वो तेल अबीब में लग चुके हैं। अरब ममालिक और नेतन्याहू और ट्रंप साहब की तस्वीरें एक बिल बोर्ड पर आ चुकी हैं। एक नया मिडल ईस्ट बनने जा रहा है, इसराइल को तस्लीम करने वाला नया मिडल ईस्ट। जब बात अमेरिका इसराइल की हो रही हो, सफारतकारी की हो रही हो, सफारती ताल्लुकात की हो रही हो, तो ये बताता चलूँ कि शंघाई में एक बार फिर सफारती शिकस्त हुई है भारत को। एक और शर्मिंदगी उठाना पड़ी है भारत को। शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान भी था, भारत भी था, 10 मुल्क शामिल थे। उनका मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। उसमें पहलगाम दहशतगर्दी का ज़िक्र नहीं है, अलबत्ता बलूचिस्तान का ज़िक्र है। बलूचिस्तान दहशतगर्दी और बदअमनी का ज़िक्र है जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, और जिसमें भारत का किरदार है इनडायरेक्ट उस दहशतगर्दी में और डायरेक्ट उस दहशतगर्दी में। तो मुश्तरका एलामिये में पहलगाम नहीं है, बलूचिस्तान की दहशतगर्दी है, और भारत की का किरदार जो उस दहशतगर्दी में है उसका ज़िक्र है, जिस पर पूरे भारत को मिर्चें लगी हुई हैं। पूरे भारत में गम और गुस्से का इज़हार किया जा रहा है, और मुश्तरका एलामिये पर भारत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया कि आपने पहलगाम का जिक्र ही नहीं किया, बलूचिस्तान का जिक्र किया, और वो भी हमारे तल्लुक़ से कि हम वहाँ दहशतगर्दी करवा रहे हैं। तो बिलाशुबा बड़ी सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की। अब भारत इस पे ये कह रहा है कि चूँकि ये शंघाई में हुई, चीन इसका होस्ट था, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हमारा दुश्मन है, लिहाजा यही होना था। लेकिन ये बड़ी नाकामी है भारतीय सफारतकारी की, और एक के बाद एक हो रही है। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत को एक पलड़े में डाल रहे हैं। ये भी भारत की शिकस्त है। इतना बड़ा भारत, इतनी सुपर पावर, इतने रिजर्व, इतनी वो आपने मैं कर रहा था, और अब पाकिस्तान और भारत बराबर आ गए हैं। ये भी उसकी बड़ी नाकामी है। सदर ट्रंप कश्मीर सालसी की बात कर रहे हैं। मोदी जिनको जफियाँ डालते थे, जिस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी भारत ने सदर ट्रंप के इलेक्शन पर और बाकी सारों पर, अब वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल को लंच करा चुके हैं, 2 घंटे 10 मिनट उनसे गप लगा चुके हैं। तो भारत इस पे भी परेशान है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में पहलगाम दहशतगर्दी और वो वाला जो भारत चाहता था एलामिया जारी करना, वो नहीं हुआ, वहाँ भी उसको नाकामी हुई। फिर भारत जो अपने वफूद भिजवाए थे मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, उसमें भी उसको कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। फिर भारत जो एक खित्ते का चौधरी बनना चाहता था, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने उसके सारे ख्वाब ही बिखेर दिए। अब इस खित्ते में पाकिस्तान को एक बालादस्त मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है, एक बाइज़्ज़त मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है, और एक वो मुल्क जिसने अपने से बड़े दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, फेंटी लगाई, शिकस्त दी, इस तरह देखा जा रहा है। तो ये भी भारत के लिए एक बड़ी नाकामी की बात है। और ये भारतीय से गालबन भूल गए हैं कि ये उनके अपने कर्मों का नतीजा है। ये उनकी अपनी उन्होंने जो बीज बोया था वही फसल काट रहे हैं। जब आप 7 मुल्कों में दहशतगर्दी करवाएंगे, जब आप भारत के अंदर अक़लियतों का जीना हराम करेंगे, जब आप मकबूजा कश्मीर में लोगों को मारेंगे, और जब जो 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़या हुआ, उसके बाद जो फॉल्स फ्लैग आपने ड्रामा रचाया कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, तो वो तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि कई मुल्कों ने ख़ुद से तहकीक करवाई पहलगाम की जो दहशतगर्दी जहाँ भी वो काबिल मज़म्मत है, लेकिन जो पहलगाम में जो कुछ हुआ
उसकी कई मुल्कों ने खुद अपने तौर पर इंक्वायरी करवाई और उसमें पाकिस्तान का किरदार ही नहीं निकला। फिर पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद पूरी दुनिया में ये मजाक उड़ रहा है भारत का कि पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हो जाती है और उस 10 मिनट बाद दर्ज होने वाली FIR में नामजद कर दिया जाता है कि पाकिस्तान मुलज़म है या मुजरम है या पाकिस्तान ने यह करवाया है। तो ये कैसे पता चल गया भारत को? पूरी दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं और कि 10 मिनट में कैसे, ना इंक्वायरी ना सबूत। फिर पाकिस्तान ने कहा कि किसी भी न्यूट्रल मकाम पर पहलगाम की इंक्वायरी करवा लें। भारत उससे भी भाग गया, पूरी दुनिया ये भी देख रही है। फिर भारत ने हमलावरों की जो पहली तस्वीरें जारी की थी, अब उसके बरक्स नई तस्वीरें जारी कर दी हैं। ये भी मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर अभी तक पहलगाम हम वाक़े की भारत ने अपने तौर पर जो इंक्वायरी करवा रहा है उसकी हतमी रिपोर्ट भी नहीं आई और उससे पहले ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया और हमला कर दिया। फिर 2 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया है। भारत ने हज़ारों कश्मीरियों, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को गिरफ़्तार किया, सैकड़ों घर तबाह कर दिए, लेकिन हमलावर नहीं पकड़ सके। कहाँ हैं भाई हमलावर? फिर भारत बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करता है, हालांकि सरेंडर मोदी से राजनाथ तक, अमित शाह से अजीत डोल तक सारों को भारत पूरी दुनिया में शर्मिंदगी हो रही है। भाई अगर ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है तो राफेल तैयारों के हिस्से मार्केट नीचे क्यों गिर गई है? S-400 जो दिफाई निज़ाम है उसके ख़रीदार क्यों कम हो गए हैं? अब इसराइली ड्रोन्स का क्यों मजाक उड़ रहा है? क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने फेंटी लगाई, राफेल तैयारे गिराए, S-400 का दिफाई हिसार तोड़ दिया, इसराइली ड्रोन्स को मजाक बना दिया। तो पूरी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस में ईंट का जवाब पत्थर से मिला और भारत को फेंटी लग चुकी है। तो लिहाजा भारत पूरी दुनिया में एक मजाक बन रहा है, पूरी दुनिया में उसकी सफारतकारी भी नाकाम हो रही है, पूरी दुनिया में उसका इमेज तबाह हुआ है और पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है बेहतर से बेहतर पोजीशन पे जाता जा रहा है और इसमें मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। बहरहाल एक और शिकस्त हुई है भारत को और वो शिकस्त हुई है शंघाई कॉन्फ्रेंस में और शिकस्त पे शिकस्त हो रही है हर मौज़ पर भारत को। पाकिस्तान जिंदाबाद।